हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के ऐसे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो कि आपके रहने वाले हैं अध्याय 1 से लेके अध्याय 14 तक। यानी कि अगर बात करें तो पूरी बुक से आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक छाड़ करके आप लोग के सामने वीडियो के रूप में ला चुके हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी से वीडियो को लाइक करके रख लो, क्योंकि बाद में आप लोग को समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको नोट करना है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। तो देखो, जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, जो कि आपको पता होगा कि ये केमिस्ट्री से हम ले रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में 3 पार्ट होते हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री के, क्योंकि सभी बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन होती है केमिस्ट्री। और इसमें आप लोग को सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के जो कि आपको जरूर पढ़ने चाहिए। तो देखिए, पहली रिएक्शन है मेरी संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पिछले साल 2022 में पूछी गई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस पूरी जो आप लोग को स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे, इसका वीडियो तो हम रिसेंटली बना के उठे हैं, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो एक बार आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, क्योंकि उसमें कई टॉपिक इसमें से ऐसे हैं जिसका हम आप लोग को वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो उसका नेक्स्ट है हमारा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आप लोग को आना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दी जाती है, उसमें आप लोग को संतुलित करना होता है, उसको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा आप लोग को उदाहरण सहित याद करनी है। क्या होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोग को इसमें अगर बात करें तो उसमें पीएच पैमाना भी होता है, जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि 7 के ऊपर से जो होते हैं 8, 9, 10 अगर है किसी भी सॉल्ट का जो होता है अगर पीएच मान, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा। और 7 से अगर कम है तो क्या होगा, और 7 वाला क्या होगा। तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको पता है कि अगर 7 से ऊपर किसी भी चीज़ की अगर पीएच वैल्यू 14 है तो वो एसिड हुआ या बेस हुआ। तो आपको नीचे वो कमेंट में बताना है। उसका अगर हम इसका बात करें तो फिर है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं खाने का सोडा। और इसकी रिसेंटली वीडियो हम बना के उठे हैं, आप लोग बस एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे कहने से जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको इसमें आधे से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि जरूर पढ़िएगा, ये लगातार 3 सालों से पूछा गया था, क्योंकि हम भी इस समय आप लोग को बता सकते हैं और अच्छे से, क्योंकि मेरा 10th करा हुआ है और हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उसका नेक्स्ट है धावन सोडा बनाने की विधि। देखो, एक होता है बेकिंग सोडा, दूसरा होता है धावन सोडा। तो बेकिंग सोडा होता है खाने का और धावन सोडा जैसा कि नाम से पता चल रहा है धुलने का, यानी कि कपड़ा धुलने का सोडा बनाने की विधि। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यानी कि पीओपी हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम वगैरह मिला के सब बनाते हैं, तो वो आपको इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एक बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को पता चल सके कि हमें कितना पढ़ना है वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा और इससे कम भी मत पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये सभी टॉपिक नोट कर लेने हैं और एक भी टॉपिक इसमें से गायब नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें से गायब करके कई टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट छाट के लिखे हैं। अगर आप इसमें से भी काट दोगे तो आप लोग समझ लो अपने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस कर दोगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, जो उदासीन होता है, जैसे कि हमने पीएच पैमाने की भी बात करी थी, अगर उस पर किसी की वैल्यू 7 आ रही है, जैसे कि हमारा पीने का पानी होता है, उसका पीएच पैमाना पे अगर वैल्यू नापो तो भैया वो होती है 7, तो वो होता है उदासीन। देखो, हम उसको पी भी सकते हैं ना, अगर 7 से कम होता तो हम उसको नहीं पी पाते, या 7 से ज़्यादा होता तब भी हम उसको नहीं पी पाते। उसका नेक्स्ट है हमारा है धातु एवं अधातु के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है, क्या होती हैं धातु और क्या होती हैं अधातु। और एक लाइन और होती है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर कर लेनी है। उसका अगला आप लोग को क्या पढ़ लेना है भैया, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप लोग को बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के माध्यम पे आप लोग से जो क्वेश्चन पूछते हैं आगे चल के बनेंगे वो क्वेश्चन की सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में एजी डाल देंगे तो क्या होगा, है ना। कॉपर के पे अगर हम कील किसी भी कील को अगर हम खुला छोड़ दें तो उस पर परत चढ़ जाती है, ऐसा क्यों। तो इस वाले क्वेश्चन से बचने के लिए आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको भी आप लोग को एक बार एक नज़र बस देख लेना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें। फिर है नेक्स्ट सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, जैसे हम लोगों में, जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोगों में भी जात होती है, कास्ट होती है, कैटेगरी होती है। ठीक है, कोई गुप्ता होता है, कोई मौर्य होता है, ठीक है, और कोई होता है खान होता है। ठीक है, बहुत सी जात होती हैं, जैसे कोई वर्मा हो गया, कुमार हो गया। तो ऐसी तरह से जो हमारे जो
तत्व होते हैं, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी भी अपनी जात होती है, जिसको यहाँ पर बोला गया है सजातीय श्रेणी। तो हर एक जात के जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग जातियों में रखे गए हैं। तो सजातीय श्रेणी क्या हो जाएगी? सजातीय श्रेणी मतलब कि जिसकी जो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी लोगों की कास्ट क्या हो, सेम हो, मतलब जाति जो सेम हो उसको हम लोग बोलेंगे सजातीय श्रेणी। तो ये इंपॉर्टेंट थे 12 क्वेश्चन, अभी और आप लोग को देखने को मिलने वाला है, बस वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने 13 पॉइंट की। तो 13 पॉइंट हमारा क्या है भैया? IUPAC का नामकरण। जो IUPAC होता है ये 10th क्लास में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो IUPAC पे एक अलग सी वीडियो बना के आप लोग को सारा बेसिक से समझा देंगे, ठीक है? तो आप लोग उसमें आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, जैसे कि हमारा एक है साबुनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। साबुनीकरण किसी एक साबुन का नाम वहाँ पर पूछता है तो आप लोग को वहाँ पर सोडियम स्टेरॉइड लिख देना है, ठीक है? सोडियम स्टेरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? C17, लिख लीजिए आप लोग कहीं पर, C17H35COO Na। ये किसका फॉर्मूला होता है? साबुन का, मतलब कि सोडियम स्टेरॉइड का। नेक्स्ट हमारा है एस्टरीकरण की अभिक्रिया, आप लोग को लिख देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक हमने आप लोग को केमिस्ट्री में बताए हैं। आप लोग को ये वाले टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, और अगर आप पढ़ पाते हो तो और अच्छी बात है, वरना ये 15 टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक आप लोग को बताया, अगर आप ये पढ़ के जाते हो केमिस्ट्री में तो ये समझ लीजिए आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता है। 70 में से कम आप लोग जो है 60 प्लस नंबर स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया और इस पर आप लोगों ने फोकस करा है, अमल करा अगर इस पर, तो ठीक है। आप लोग वरना क्या करोगे, अभी वीडियो देख ली उसको हटा दोगे, बस आराम से अपना दूसरा यूट्यूब पे कोई और वीडियो आ रहेंगे, आप लोग बढ़िया देखने लगोगे, हंसोगे थोड़ी बहुत देर, उसके बाद फ़ोन क्या करोगे, रख दोगे। तो ऐसे में भैया पास होना मुश्किल है, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, जितने हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको ये सब नोट करके अच्छे से इस पर अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अभी भी अच्छा खासा आप लोग के पास है। 5 से 6 महीना आप लोग के पास अभी है बोर्ड एग्जाम होने में, तो अभी आप लोग अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान पार्ट जो होता है, मतलब बायोलॉजी। केमिस्ट्री की बात कर चुके हैं, हम लोग बायोलॉजी देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे फिजिक्स। तो अगर जीव विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो भैया पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में वो आ जाएगा कि आप लोग को पूरा जो एक डायग्राम हो सकता है पूछ ले कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक एक चीज़ होती है आपको नली वगैरह सब दिखानी पड़ेगी, कहाँ पर खाना जाता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, अग्नाशय रस क्या होता है, ठीक है, पित्ताशय क्या होता है, तो वो सब आप लोग को छोटी आंत बड़ी सब बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो होता है पाचन तंत्र। उसके बाद है होता है भैया श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र में आप लोग को जो सांस फेफड़े जो होती है, एक फोटो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मनुष्य सांस ले रहा होता है, 2 फेफड़े साइड में होते हैं, बीच में नली आई होती है, ठीक है? वहाँ पर आपको अगर डायग्राम बना दोगे तो और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर डायग्राम पूछे तो बना देना, ना पूछे तो कोई बात नहीं। श्वसन तंत्र आप लोग को बना देना, वहाँ फेफड़े की फोटो आपको बनानी है। नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जन तंत्र, जो भी उत्सर्जन तंत्र होता है हम लोग का, जो आपको वो सब बना देना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को कवर करना है पूरा, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग हमने ये 3 पॉइंट आपको बताए हैं, ये जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा किसी भी कीमत पर, अगर आप जीव विज्ञान में पास होना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भैया 21वां पॉइंट, अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन की, तो हमारा है परागण। परागण में देखो 2 आते हैं, एक होता है स्वपरागण, ठीक, और एक होता है भैया पर परागण। 2 होते हैं यहाँ पर हमारे पास, एक तो होता है स्वपरागण परागण, एक होता है पर परागण। तो इसकी डिफिनेशन और इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम अगला बात करें फिर है भैया पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में स्त्री केसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, ठीक है, बद्रिकाग्र क्या होता है, तो ये सब आप लोग को इसमें अच्छे से पढ़ना है। ऊपर ऊपर नहीं कि हमने हेडिंग लिख दी तो आपको इसकी केवल डिफिनेशन याद कर लो, नहीं। नेक्स्ट है नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है, तो आपको ये बताना है, वहाँ पर पूरा जो हो जितना आप लोग याद कर पाना अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो क्या होता है डीएनए आरएनए में अंतर, इस पर स्पेशल हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो जाके। अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, 5 से 6 अंतर कहीं से भी याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 25वां टॉपिक भैया है कि मेंडल के अनुवांशिकता के नियम आप लोग को लिखने हैं। जो मेंडल के जो नियम दिए थे उन्होंने अनुवांशिकता के, वो आप लोग को वहाँ पर अच्छी तरह से बताना है, ठीक है? जो लंबे पौधे करके था, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, उस तरह से जो भी नियम दिए थे वो आपको अच्छी तरह से बता देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 26वां क्वेश्चन पॉइंट देख लेना है, क्या है, एक संकर और द्विसंकरण। जो एक संकर और द्विसंकरण है इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है, ये सब आप लोग को लास्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा बायोलॉजी के, वहाँ पर देखिएगा। मानव मस्तिष्क के बारे में आपको पढ़ लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें से जो मानव मस्तिष्क में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपको छाट लेने हैं, वरना आप लोग को जो रेगुलर यहाँ पर अब वीडियो आप लोग को मिलने वाली है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अगर आप लोग चाहते हो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिले, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर एक अलग से 1 शॉट वीडियो बना देंगे पूरा
साइंस का, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के पास हो पाओ। उसके बाद भैया तंत्र का, तंत्र क्या होता है? ये तंत्र वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्र का तंत्र हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन डायग्राम सहित याद कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि इसके डायग्राम मैक्सिमम पूछे जाते हैं, वो भी 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है भैया मानव हृदय का आप लोग को सचित्र वर्णन करना है। ये इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये भैया 2023 में क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वहाँ पर आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है और जो भी होती है उसके धमनी स्रा जो भी आप लोग को है पूरा अच्छे से वहाँ पर बताना पड़ेगा। अब हम बात करें नीचे भैया फिजिक्स के पार्ट की, जो भौतिक विज्ञान आप लोग का पार्ट है, तो इसमें आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? देखो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपके पूरे फिजिक्स से रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट भैया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन है ना, किरण आ रही फिर वापस चली जा रही है, विलंब होता है बीच में, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और इसके जो 3 नियम थे वो भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण अगर हमारे पास हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना, और अवतल दर्पण अगर हमारे पास हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको यहाँ पर इस तरह से जो बनता है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। कहाँ पे फोकस दूरी होती है, क्या वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होती है, ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन जो इस तरह से आता है, ऊपर यह विलंब होता है, इधर से आया और ये नीचे झुक गया, तो ये होता है अपवर्तन। इस अपवर्तन में भैया 2 चीज़ें होती हैं, एक आपको स्नेल का नियम अच्छे से पढ़ना है और दूसरा आप लोग को ये पढ़ना है कि जो माध्यम होता है इसका फॉर्मूला जो होता है 1n2 इस तरह से जो होता है, ठीक है, कांच से वायु में, वायु से जल में, इस तरह से जो होते हैं वो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जो इस तरह से लेंस होते हैं आप लोग के, आप लोगों ने देखा होगा, ये उत्तल और ये अवतल, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो भी होते हैं, इसमें आप लोग को प्रतिबिंब का बनना और अच्छे से इसको पढ़ लेना है, कैसे कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे फोकस दूरी होती है। उसका अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो भैया लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जो कि डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो भैया उसको डायोप्टर में नापा जाता है। फोकस दूरी क्या होती है अगर बात करें तो P=F/100 लिखेंगे अगर सेंटीमीटर में है, और मीटर में होगा तो इसका भी फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। ज़्यादा हम बेसिक नहीं बताएंगे आप लोग को, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की साफ दिखाई देती हैं, निकट की धुंधली दिखाई देती हैं। तो आपको इसका कारण और निवारण दोनों अच्छी तरह से पढ़ना है विद डायग्राम। तो इस पर एक अलग से मेरी वीडियो आने वाली है 2 से 3 दिनों में, तो अभी से आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ये वीडियो आप लोग को देख पाओ और विद डायग्राम आपको बताया जाएगा क्या कारण होते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होने के, और इसका निवारण क्या है। क्यों, आप लोगों ने, बुजुर्ग लोग आपके घर में होंगे, मम्मी पापा होंगे, आप लोगों ने देखा होगा चश्मा लगा होता है, तो उत्तल और अवतल उसमें लगा होता है, तो वो आपको पूरा कारण सहित बताएंगे। उसका नेक्स्ट है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य की आंख का आप लोग को यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है, कहाँ पे कार्निया होती है, कहाँ पर होती है रेटिना, कहाँ पे काचाभ द्रव होता है, वो सब आप लोग को अच्छी तरह से बताया जाएगा। नेक्स्ट है ओम का नियम तथा सत्यापन। तो भैया जो ओम का नियम होता है V=IR करके, तो ये वाला आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। जहाँ V क्या होता है वोल्टेज, I होती है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। तो ये आप लोग को जो जितने भी हमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सब आपको ये समझ लीजिए पढ़ के जाना है, और इसमें बिल्कुल भी आप लोग को लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद अगला हमारा 39 पॉइंट हो जाएगा भैया कि वैद्युत धारा और वैद्युत प्रतिरोध, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। वैद्युत धारा और वैद्युत प्रतिरोध जो भी होते हैं और इसके एप्लीकेशन अच्छी तरह से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि R= अगर कई सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे ये मान लीजिए ये कोई डायग्राम है, इस तरह से रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको आप लोग क्या करोगे, तो ये मान लो इस तरह से डायग्राम है, ठीक है, ये इस तरह से मैं डायग्राम बना दिया। तो देखो ऊपर वाले क्या होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे जो एक ही साथ हो। तो इसका फॉर्मूला होता है R=R1 + R2 + R3, जो भी होगा लास्ट तक चलता चला जाएगा, ठीक है, जितने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए होंगे। अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में यही 1/R में हो जाता है, हम लोग जोड़ देंगे इन दोनों को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और ऊपर नीचे वाले, ठीक है, जैसे इस तरह से होता है, ये ऊपर ये ऐसे बना हुआ है और नीचे इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। तो ये दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में, जिसकी यहाँ से राहें अलग हो जाएं, जिसके रास्ते अलग हो जाएं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, जो भी हो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होंगे आपको उस हिसाब से यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भैया चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है इस तरह से चुंबक में, तो जो इस तरह से बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये क्या होती हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से
पढ़ लेना है। नेक्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो बायो सेवर्ट के नियम पे हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं क्लास 12th वालों के लिए, वही नियम आप लोगों में भी चलेगा। तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से उसको रख के पढ़ सकते हो। फ्लेमिंग के नियम आपको पढ़ने हैं, दोनों नियम होते हैं, एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है बाएं हाथ का नियम। तो दोनों ही नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से, तो वो भी आपको पढ़ लेने हैं। साथ में हम लोग बात करें अगर यहाँ पर अगला 46 पॉइंट कौन सा है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को पढ़ना चाहिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है और वो ज़रूर पूछी जा सकती है। अगला है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। ये थ्योरी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है फैराडे का नियम। तो ये नियम भी हम आप लोग को बना चुके हैं 12th वालों के लिए, जो कि आप लोगों में भी काम करेगा। फैराडे के नियम और एक होता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम तो शायद इस साल आप लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, क्योंकि यूपी बोर्ड का भरोसा नहीं है। किसी भी बोर्ड से आप लोग हो, उसका भरोसा भैया नहीं होता, कहीं से भी एग्जामिनर उठा के दे देता है, ठीक है। मान लो कोई 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3, ऊपर हेडिंग पड़ी होगी, कोई भी 2 क्वेश्चन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन तो वो उसमें से समझ लो 1 क्वेश्चन तो ऐसा दे देता है कि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस रहता है, आपको करना ही करना है 2, ठीक है। तो उस केस में अगर लेंज का नियम वो दे देगा तो आप लोग कर पाओगे। तो उन सब की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके आराम से पढ़ लीजिए। फैराडे के 2 नियम होते हैं, दोनों ही नियम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली 2024 में पूछा गया था कि ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है, कारण बताइए। तो वही होता है ओजोन परत अवक्षय, जिसका आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से विस्तार से उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है भैया ऊर्जा के स्रोत, क्या क्या स्रोत होते हैं। जैसे एक हो गया सूर्य, एक हो गया हमारी जो लाइट होती है, घर की लाइट है ना, ऊर्जा हम लोग मतलब कहाँ कहाँ से मिल सकती है, उसके स्रोत आप लोग को बताने हैं, विद इसकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो इसी के साथ हमारे जो 50 टॉपिक हमने आपको बताए थे, वो 50 टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए और आप लोग की क्लास 10 साइंस के पूरे इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो लोग भी पढ़ के अच्छे अच्छे नंबर ला सकें और सभी लोग एक साथ पास हो सको। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोग को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, लेकिन अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रह गया हो भूलवश तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो उसको हम आगे करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटा है। तो ये 50 के 50 टॉपिक आज ही आप अपने कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर किसी चार्ट पेपर पर लिख के इसको टांग लीजिए, और यही 50 क्वेश्चन आप लोग को पूरे साल में पढ़ना है। और अपने बोर्ड एग्जाम में हम 100% गारंटी के साथ आप लोग को बता रहे हैं कि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पिछले 3-4 साल से हम हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से उन लोग को आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बना मत जाना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग से मिस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।